हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 14 है, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं प्लस उसके साथ साथ जो इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का इंटेक्स एक्सरसाइज फर्स्ट और इंटेक्स एक्सरसाइज 2 को सॉल्व किया था। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से वीडियोस देख सकते हो या फिर आप प्लेलिस्ट से जाके वीडियोस देख सकते हो। बच्चों, इस वीडियो में हम आगे उस क्वेश्चन नंबर 3 से फर्दर आगे शुरू करेंगे और इंटेक्स एक्सरसाइज को पूरी तरह से खत्म करेंगे। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, आने वाले नए वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। चलिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इंटेक्स एक्सरसाइज 3 की तरफ। ये हमारा इंटेक्स एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन वुड बी बेस्ट सिचुएटेड फॉर यूज ऑफ सोलर कुकर एंड वाई। भाई, सोलर कुकर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सोलर कुकर में हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव मिरर होता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर होता है? और इस्तेमाल किसका करते हैं और क्यों करते हैं, किस मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में बेसिकली। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है सोलर कुकर्स में, वो किस लिए होता है? हीटिंग पर्पस के लिए होता है और कुकिंग के लिए होता है, खाना बनाने के लिए होता है, और गर्म करने के लिए कोई भी चीज़ गर्म होती है उससे खाना बनता है, यही चीज़ होती है। ठीक है, तो बच्चा उसमें मिरर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मिरर इस्तेमाल करने का ये काम होता है, मैं आपको डायग्राम थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। ये होता है ऐसे आपका सोलर कुकर सपोज कीजिए, और यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे निकला हुआ होता है, इसका ढक्कन होता है, यहाँ पे लगी होती है मिरर। ठीक है, यहाँ से कोई भी लाइट आती है तो यहाँ से इसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, कोई भी लाइट इसमें आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसका मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से मिरर का इस्तेमाल किया जाता है? तो मिरर जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों होता है? क्योंकि बच्चा कॉनकेव मिरर जो है इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है, यहाँ से लाइट जैसे इसके ऊपर पड़ता है ये कन्वर्ज करके यहाँ इसके अंदर सेंड कर देता है, भेज देता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रीजन वाई द मिरर इज यूज टू रिफ्लेक्ट एंड फोकस द सनलाइट एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे इस सोलर कुकर के अंदर लाइट एनर्जी को फोकस कराने के लिए हम इस कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। सो द कॉनकेव मिरर कैन बी यूज्ड इन सोलर कुकर्स as it is focuses all the sunlight at one point, resulting in the increase of temperature, thereby heating and cooking of the food। ठीक है, हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि सारा का सारा जो लाइट है वो कन्वर्ज होके एक जगह पे गिराता है और वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो तेजी से इंक्रीज हो जाता है और हमारा खाना बन जाता है। सेम यही प्रोसेस लग रहा है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियन। भाई, ओशियन से जो भी एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं? क्या लिमिटेशन है हमें उस एनर्जी का? मतलब कि कुछ ऐसे लिमिटेशंस होंगे कि हम इस लेवल तक एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, कुछ ही लेवल्स तक यूज कर सकते हैं, उसके आगे हम यूज नहीं कर सकते। इसी के बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है कि लिमिटेशन क्या है उस एनर्जी का। ठीक है ना, तो पढ़ लेते हैं सोल्यूशन बच्चा। लिखा हुआ कि द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियन आर टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। भाई, तीन तरह से एनर्जी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे ओशियन एनर्जी का। पहला है टाइडल एनर्जी, दूसरा है वेव एनर्जी और तीसरा है ओशियन थर्मल एनर्जी। इन तीन तरीकों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे पास जो लिमिटेशन है वो यहाँ पे लिखे हुए चार लिमिटेशन है, सॉरी। यहाँ पे पहला लिमिटेशन क्या है कि द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, द सन एंड मून एज एन इम्पैक्ट ऑन द टाइडल एनर्जी। आपको पता हो कि कोई भी टाइडल एनर्जी जो आती है हमारे अर्थ पे, वो सन और मून के जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है उसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशन के फोर्स की वजह से होती है टाइडल एनर्जी। तो उसकी वजह से जो हमारी पोजीशन है अर्थ की, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे यहाँ जो टाइडल एनर्जी है वो कहीं पे आती है, कहीं पे नहीं आ रही है। भाई, कहीं पे आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है। और जहाँ पे आपने सपोज करिए यहाँ पे इतनी बड़ी ओशन है, आपने यहाँ पे एनर्जी लगाया हुआ है, तो पता चले यहाँ पे टाइड एनर्जी आ ही नहीं रही है, वहाँ पे इम्पैक्ट है ही नहीं टाइड एनर्जी का। यहाँ पे टाइड आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक लिमिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी हाई डैम्स आर रिक्वायर्ड। भाई, ओशन में टाइडल एनर्जीज को हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है एज ए इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें हाईली काफ़ी बड़े बड़े डैम्स बनाने होंगे।
और डैम्स अगर बनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई, ओशंस के अंदर, सीज के अंदर डैम्स बनाना, ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वेव एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स आर रिक्वायर्ड। भाई इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस कराना है, उसकी वजह से हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए हमारे जो टर्बाइंस हैं, दैट इज टर्बाइंस, उन टर्बाइंस को रोटेट कराना है, ठीक है, और उस टर्बाइन को रोटेट कराने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी चाहिए होती है, वेव्स जो चाहिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स चाहिए। पर ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन में हमेशा स्ट्रॉन्ग वेव्स ही आए, ऐसा भी हो सकता है कि कभी वेव्स स्ट्रॉन्ग हुई ना, वीक वेव्स हो, तो उस समय तो हमारा ये काम नहीं करेगा, हमारे टर्बाइंस रोटेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये हमारा एक और लिमिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर द ट्रैपिंग ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री सेंटीमीटर बिकम बिटवीन हॉट सरफेस वाटर एंड द कोल्ड वाटर एट द डेप्थ। देखिए भाई ओशन थर्मल एनर्जी का यूज करने के लिए एक लिमिटेशन सबसे बड़ा ये है कि देखिए जो जो टेम्परेचर है, आपको पता है ओशन थर्मल एनर्जी जो यूज की जाती है वो टेम्परेचर यूज किया जाता है ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द ओशन, ओशन की जो अपर सरफेस है उसकी हीट एनर्जी को यूज किया जाता है, ठीक है, तो ऊपर की जो सरफेस है ओशन की, ये सरफेस और ये सरफेस, इन दोनों के बीच में 20 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि आपको हर जगह ऐसा मिल जाएगा, आपने जहाँ पे प्लांट लगाया है ओशन एनर्जी में, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाया, ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे आपका हमेशा टेम्परेचर मेंटेन रहे, 20 डिग्री से ज़्यादा हो, ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पे ये एक लिमिटेशन और हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो बच्चों क्या है कि हमारे अर्थ के अंदर आपको पता है बहुत ही गर्मी है, करीब 20,000 की 22,000 डिग्री सेल्सियस तक अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वो जो हीट एनर्जी है हमारे अर्थ के अंदर वो कैसे है, किस फॉर्म में है, वो मोल्टेन रॉक्स के फॉर्म में है। अंदर जो रॉक्स हैं वो क्या है, पिघले हुए हैं, लावा के रूप में है, इसी को हम लावा कहते हैं। तो हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को ये पूरी तरह से हीट कर देता है, और हीट करने की वजह से ये अंडरग्राउंड वाटर जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, थर्मल नहीं स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भाप एनर्जी काफ़ी तेजी से इस अर्थ के नीचे से ऊपर निकलता है, ठीक है, और जहां से निकलता है उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट, क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट्स, ठीक है। और उसी जगह पे हम क्या करते हैं, उस स्टीम को यूज करके, इस स्टीम की जो एनर्जी इतनी तेजी से निकल रही है उसी का यूज करके हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे भी लिखी होगी, जियोथर्मल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के नीचे से उसे ऑब्टेन्ड किया जाता है। द एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉट स्पॉट दैट फॉर्म व्हेन द मोल्टेन रॉक्स इन एट द कोर ऑफ अर्थ आर पुश्ड टू द अर्थ crust. Hot springs can be used for the production of electricity in the geothermal plants, ठीक है ना, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का हमें डिसएडवांटेज यहाँ पे बताना है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। तो पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट मास इज लार्ज। सॉरी बच्चा, यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज लिखा हुआ, मतलब कि क्या एडवांटेज है न्यूक्लियर एनर्जी का, हम डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली जो एडवांटेज लिखी हुई है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप छोटे से मास को भी अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी के साथ प्रोड्यूस करते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं इसका एडवांटेज है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, हाँ ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूटेंट्स। सही बात है भाई, ये कोई पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करता, ना ही CO2 निकलता है, ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कुछ भी, ना ही सल्फर डाइऑक्साइड, कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन एक चीज़ इसमें निकलती है वो है रेज, जो हार्मफुल रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, वो हार्मफुल करती हैं, लेकिन कोई पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं होता, ये क्लीन होता है बिल्कुल। नेक्स्ट है कि फिजन ऑफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूसेस 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी दैट ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग 1 एटम ऑफ कार्बन। देखिए भाई एक एटम अगर हम यूरेनियम का ले लेते हैं, यूरेनियम इज यही है यूरेनियम जिसके यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना। तो यूरेनियम के अगर एक एटम को हम जलाते हैं, उसका फिजन कराते हैं,
फिजन और फ्यूजन तो आपने पढ़ा होगा ना, फिजन और फ्यूजन आपके सिलेबस में है, पढ़ लीजिएगा। फिजन अगर हम कराते हैं तो यूरेनियम का, तो वहां से जितनी एनर्जी निकलेगी, ठीक है, वो कार्बन के एक एटम एनर्जी का 10 मिलियन टाइम्स होगा। तो आप सोच सकते हो कितना हाईली अमाउंट रिलीज होता है। कभी कभी तो न्यूक्लियर एनर्जी इतना ज्यादा निकल जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कि उसको शांत करने के लिए हम D2O का इस्तेमाल करते हैं। D2O, इसको कहते हैं हैवी वाटर, हैवी वाटर, ठीक है ना, हैवी वाटर बोलते हैं इसको। इसको ठंडा होता है ये, इसका इस्तेमाल करते हैं उसको ठंडा करने के लिए, कभी इतना ज्यादा एनर्जी निकल जाता है, समझ रहे हो। तो न्यूक्लियर एनर्जी का ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट एक्सरसाइज 4 का जो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पॉल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट। कह रहा है कि कोई भी जो एनर्जी है वो कभी पॉल्यूशन फ्री हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं। तो लिखा हुआ है नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी पॉल्यूशन फ्री, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। बट सोलर सेल्स आर कंसीडर्ड टू बी पॉल्यूशन फ्री, लेकिन यहाँ पे एक चीज और लगा दिया है, बट लगा दे रहा है। लेकिन जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स के बारे में मैंने बताया है, सोलर सेल्स के बारे में आपको पता होगा, आई थिंक आपने सिलेबस में पढ़ा होगा सोलर सेल्स के बारे में, कि सोलर सेल्स क्या होते हैं, वो पोल्यूशन फ्री होते हैं। वो हीट जो सोलर एनर्जी आती है उससे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने लगते हैं, सिर्फ इतना ही उनका काम होता है। उसमें कोई भी ऐसा कुछ फ्यूल वगैरह बर्न नहीं होता है कि उसमें से पोल्यूशन निकले, ठीक है ना। बट देयर मैन्युफैक्चरिंग में बी कॉजेज इन्वायरमेंटल डैमेज, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें इन्वायरमेंट को डैमेज हो सकता है। इन द केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी द वेस्ट प्रोडक्ट्स आफ्टर फ्यूजन इज जीरो, बट द वेस्टेज दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फ्यूजन इज हैजार्डियस, हेंस नो सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी पोल्यूशन फ्री। यहाँ पे एक चीज और मेंशन की गई है कि कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी हम यूज करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से कोई पोल्यूशन नहीं निकलता है, कोई भी पोल्यूशन नहीं निकलता है, नो पोल्यूशन। लेकिन जो इसके यूज करने के बाद वेस्ट मटेरियल होते हैं वो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। भाई जब वेस्ट मटेरियल उसके जो होते हैं वो काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, अल्ट्रा वायलेट गैसेस, उसमें रेज निकलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जैसे कि अल्फा रेज हो गया, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब गैस रेज उसमें से निकलते हैं। तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है ना। तो ये कोई भी हम नहीं कह सकते कि कोई भी हमारा जो एनर्जी है वो पोल्यूशन फ्री है, ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, वुड यू कंसीडर इट क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी, वाई और वाई नॉट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सीएनजी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल कहते हैं, क्योंकि जो रॉकेट्स हम भेजते हैं अंतरिक्ष में उसका जो इस्तेमाल होता है, उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो फ्यूल होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या हाइड्रोजन जो है वो सीएनजी से भी क्लियर फ्यूल है, मतलब कि इतना क्लीन है कि उसमें से कोई पोल्यूशन निकलता ही नहीं है। अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, वाई और वाई नॉट। देखिए बच्चा लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस इज ए क्लीनर देन सीएनजी एज सीएनजी कंटेन्स हाइड्रोकार्बन। देखिए बच्चों हाइड्रोजन गैस जो है वो काफी ज्यादा क्लीन है सीएनजी से। सीएनजी जो है उसके अंदर कार्बन प्रोड्यूस होता है, और कार्बन जब जलेगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जरूर। कार्बन इज अ फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट इन द सीएनजी, सीएनजी के अंदर कार्बन जो है वो तरह का पॉल्यूटेंट होता है। भाई कार्बन की कोई भी चीज है, कोई भी फॉसिल फ्यूल है उसके अंदर कार्बन होता है, कोई भी अगर आप फ्यूल ले लेते हो, कोई भी गैस ले लेते हो तो उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो अगर आप कार्बन को जलाओगे तो उसमें से जरूर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो यही यहाँ पे सीएनजी का एक विथड्रॉ हो जाता है, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो चलिए, ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन इज ए वेस्ट फ्री एंड फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस डज नॉट प्रोड्यूस एनी वेस्ट, ठीक है ना। जो वहीं पे हाइड्रोजन जो है वो वेस्ट फ्री होता है और उसके फ्यूजन से कोई भी वेस्टेज नहीं निकलते हैं। हेंस हाइड्रोजन एज अ रॉकेट फ्यूल इज क्लीनर देन सीएनजी, ठीक है ना, वो बिल्कुल क्लीनर है सीएनजी से भी, क्योंकि वेस्ट मटेरियल भी नहीं निकल रहा है, कोई इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी नहीं निकल रहा है, तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, एक क्लीनर फ्यूल माना जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट बच्चा इंट एक्सरसाइज 5 पे, लिखा हुआ है नेम टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम टू एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसीडर टू बी रिन्यूएबल, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। कह रहे कोई एक ऐसी दो एनर्जी जिसको आप चाहोगे कि वो रिन्यूएबल हो,
मतलब जिसको आप कंसीडर कर रहे हो कि वो रिन्यूएबल हो, और उसको आपको आंसर भी बताना है कि रीजन भी बताना है कि क्यों आप इसको कहते हो कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं कि जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं रिन्यूएबल को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दो एनर्जी, एक है विंड एनर्जी, दूसरा है सन एनर्जी। सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इन दोनों को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? देखिए, विंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एयर विच इज ब्लोइंग एट अ हाई स्पीड। Wind energy is trapped using windmills so to generate electricity. Blowing of air dependent on uneven heating of the earth. Since the heating of the earth is forever, wind availability is also to be forever. कभी खत्म नहीं हो सकता। यहाँ पे पूरा ओवरऑल जो लिखा हुआ है बच्चा, ये लिखा हुआ है कि विंड एनर्जी जो है उसका यूज करते हैं। विंड एनर्जी हाई स्पीड में आता है, उसका यूज करके विंड मिल चलाते हैं जिससे वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो हवा बह रहा है वो क्यों बह रहा है? वो अनइवन हीटिंग की वजह से होता है। भाई आप अर्थ देख रहे हो, इतना बड़ा अर्थ है, यहाँ पे अगर हीट हो जा रहा है और यहाँ पे हीट नहीं है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। यहाँ पे प्रेशर हाई होता है तो हमेशा हाई से लो की तरफ एयर मूव करने लगता है। तो वही चीज होता है, अनइवन हीटिंग की वजह से यहाँ पे एयर है वो ब्लो करता है, ठीक है। और कभी जो अर्थ की हीटिंग है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसका मतलब ये है कि जो विंड है वो भी कभी खत्म नहीं होने वाला है, हमेशा बहेगा, ठीक है। और उसकी वजह से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सन एनर्जी। सन एनर्जी में देखिए, सन तो आप कह सकते हो सन क्या है, एक तरह से अनलिमिटेड है, सन की कभी खत्म हो नहीं सकता। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। बस सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकता। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं काफ़ी सारे पर्पज़ के लिए, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, फ्यूजन ऑफ हीलियम इनटू हैवी मेटल्स एंड इट कंटिन्यूज। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है सन के अंदर की। सन के अंदर क्या होता है? जो हाइड्रोजन होते हैं वो टूटता है, उसके अंदर फ्यूजन होते हैं, हीलियम बनता है, हीलियम फ्यूजन होता है, हैवी मेटल्स बनते हैं, तो ऐसे करके उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होता है और ये हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज अवेलेबल इन द सन विच नेवर बी एग्जॉस्टेड, हेंस द सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो ब्रेकिंग हो रही है, ये जो फ्यूजन हो रहा है सन के अंदर, वो अनलिमिटेड है, क्योंकि जो उसके अंदर ये है हाइड्रोजन हीलियम, वो क्या है? वो भी अनलिमिटेड चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से ये है अनलिमिटेड, ठीक है ना। तो इसका भी, ये भी कभी सन एनर्जी भी कभी खत्म नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है? गिव द नेम ऑफ टू सोर्सेज दैट वुड बी कंसीडर टू बी एग्जॉस्टेबल, गिव रीजन फॉर ए चॉइस। हमें दो यहाँ पे ऐसे बताने हैं जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जो खत्म हो सकते हैं, और उनकी रीजन बताना है क्यों आप इन दोनों को चूज कर रहे हो, ठीक है। देखो, पहला लिखा हुआ है वुड यानी कि लकड़ी, और दूसरा है कोल। आपको पता है कि लकड़ी खत्म हो सकता है। भाई हम इतने सारे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इतना सारा फॉरेस्ट को खत्म कर दे रहे हैं, तो इससे फॉरेस्ट कम हो जाएगा, और फॉरेस्ट कम होने की वजह से लकड़ियाँ कम हो जाएंगी, और लकड़ियाँ कम होने की वो खत्म हो जाएगा। दैट इज एग्जॉस्टेबल, ये तो है एग्जॉस्टेबल। नेक्स्ट है कोल। आपको पता है कोल कहाँ से हम वो करते हैं, ऑप्टेन करते हैं अर्थ के अंदर से। बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स उसके अंदर खत्म हो जाते हैं, दब जाते हैं, उसकी वजह से हम वो क्या होता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी कोल को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अंदर कोल्स प्रेजेंट हैं, और उस कोल को हम निकाल के यूज़ करते जा रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कोल जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में, मतलब कि वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर सको। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो काफ़ी कम मात्रा में है, तो कोल भी है वो भी काफ़ी कम मात्रा में हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, तो वो भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। वो भी एक तरह का एग्जॉस्टेबल होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? चलिए, तो बच्चों ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर बच्चा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।